हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आप में से कुछ स्टूडेंट ने एक्चुअली डिमांड किया था कि मैम सिलाई से रिलेटेड कुछ वीडियो लाइए, क्वेश्चन लाइए और उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज दीजिए। तो मेरे पास जो भी मेरे नोट्स थे मैंने उसको शेयर किया आप लोगों के साथ। नोट्स के मैं कुछ ही से अभी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अपना कम्प्लीटली नोट्स ऐसे शेयर करना सही नहीं रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और व्यूवर बढ़ते हैं तो हो सकता है कि मैं अपने नोट्स धीरे धीरे आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, सिलाई से रिलेटेड। इसमें क्या है कि पहले मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव रखा है, फिर सिलाई से रिलेटेड कुछ नॉलेज रखा है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन रखा है ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन रखा है। आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो 5 वर्ष की बालिका का बेबी फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? तो 5 वर्ष की बालिका का बेबी फ्रॉक बनाने में 1.25 मीटर कपड़े लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग मेंटल चौक का किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की चेस्ट सिस्टम विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए किस टाके को प्रयोग में लाते हैं? तो सिलाई करते समय अस्तर का टाका जोड़ने के लिए हेमिंग टाका का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए। तो कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? तो देखते हैं, क्योंकि कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता है और कपड़ा गलत काटने की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। मशीन में तेल क्यों डालते हैं? तो मशीन में तेल इसलिए डालते हैं कि मशीन में तेल डालने से मशीन हल्की चलती है। नेक्स्ट देखते हैं। साधारण वस्त्र को सिलने के लिए मशीन में कितने नंबर की सुई लगानी चाहिए? तो साधारण वस्त्र को सिलने के लिए मशीन में 16 नंबर की सुई लगानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? तो छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से लंबे धारी वाले वस्त्र पहनने चाहिए। परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है। तो परिधान का रंग, रूप और आकार कैसे खिलता है? तो उचित तथा अच्छे अनुपात से। नेक्स्ट देखते हैं। मशीन के इतिहास के बारे में देख लेते हैं। हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा और साथ में मैं बोल भी रही हूँ। मशीन का निर्माण कब और किसने किया था? तो 1790 ईस्वी में थॉमस शेंट ने किया था। इन्होंने स्टार्टअप किया था 1790 ईस्वी में थॉमस शेंट ने। इसके बारे में आपको आगे और नॉलेज मिलेगी। मशीन कितने प्रकार का होता है? तो मशीन 2 प्रकार का होता है, डोमेस्टिक मशीन और इंडस्ट्रियल मशीन। घर में इस्तेमाल होने वाली मशीन कौन सी है? तो घर में इस्तेमाल होने वाली मशीन डोमेस्टिक मशीन है। फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मशीन कौन सी है? तो फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इंडस्ट्रियल मशीन के कुछ प्रकार देख लेते हैं। कटाई मशीन, सिंगल नीडल मशीन, डबल नीडल मशीन, बटन लगाने वाली मशीन, बटन में छेद करने वाली मशीन या बार टेकिया मशीन। नेक्स्ट देखते हैं। मशीन के पार्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगी तो उस टाइम क्या करूंगी कि साथ में मशीन के पार्ट्स को भी दिखाती रहूंगी। आई होप कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्पूल पिन, स्पूल पिन किसे कहते हैं? जिससे सिलाई करने के लिए धागा लगाते हैं उसे ही स्पूल पिन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आकृति बना रखी है, मशीन के ऊपर ऐसे बना रहता है ना सिलाई के लिए यहाँ, और इसी में हम धागे वाली गिट्टी ऐसे लगा देते हैं और इसी से धागा निकलता है। इसी को स्पूल पिन बोलते हैं।
और बॉबिन ग्राइंडर क्या काम करता है? तो बॉबिन ग्राइंडर बॉबिन रील को बॉबिन ग्राइंडर में फंसाकर धागा भरा जाता है। तो बॉबिन ग्राइंडर क्या काम करता है? तो बॉबिन रील को बॉबिन ग्राइंडर में फंसाकर धागा भरता है। एक मशीन का जो पहिया बना रहता है उसके पास एक रहता है ना, उसके अंदर हम लोग बॉबिन डालते हैं और मशीन चलाते हैं तो खुद ही धागा भरते जाता है, उसी को बोलते हैं बॉबिन ग्राइंडर। तो बॉबिन ग्राइंडर बॉबिन रील को बॉबिन ग्राइंडर में फंसाकर धागा भरता है। और नेक्स्ट है स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर का काम होता है सिलाई छोटा या बड़ा करने का काम करता है। ये भी हमारे जो मशीन का चौड़ा वाला पार्ट होता है, जो हमारी मशीन होती है ऐसी होती है ना, तो यहाँ पे ये जो चौड़ा वाला पार्ट होता है यहाँ पे लगा रहता है स्टिच रेगुलेटर, इससे धागा छोटा या बड़ा करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है बॉबिन ग्राइंडर थ्रेड गाइड, इसे रील कोटी भी कहते हैं। ये जिस रील में धागा को भरते हैं उसे ही बॉबिन ग्राइंडर थ्रेड गाइड या फिर रील कोटी कहते हैं। जिसमें हम लोग धागा लपेटते हैं ना, उसी को बॉबिन ग्राइंडर थ्रेड गाइड कहते हैं या फिर उसे रील कोटी कहते हैं। नेक्स्ट है थ्रेड टेंशन किसे कहते हैं? तो सिलाई करते वक्त धागा एक ही मोशन में लाने का काम करता है, उसे ही थ्रेड टेंशन कहते हैं। थ्रेड टेंशन व्हील कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थ्रेड गाइड। मशीन में स्पूल पिन के बाद धागा जहाँ जहाँ से गुजरता है उसे थ्रेड गाइड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर फुट किसे कहते हैं? तो प्रेशर फुट कपड़ा सिलते समय प्रेशर फुट से कपड़े को दबाते हैं, जिससे कपड़ा इधर उधर सरकता नहीं है और सही दिशा में सिलते जाता है। नीडल जिसके बीच से निकलता है और ऐसे पाँव वाला बना रहता है एड़ी जैसा, उसी को प्रेशर फुट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर वार, जिससे हम प्रेशर फुट को अटैच करते हैं उसे ही प्रेशर वार बोलते हैं। एड़ी जैसा जो संरचना होता है इसको हम लोग यहाँ पे एक नट लगा रहता है, इसके ऊपर जो ये लगा रहता है ना, जिसके ऊपर इसको हम अटैच करते हैं, इसी को प्रेशर वार बोलते हैं। प्रेशर फुट लिफ्टर, तो इसको अप एंड डाउन करते हैं ना, जैसे कपड़ा दबाना हो तो नीचे कर देते हैं, फिर निकालना हो तो इसको ऊपर कर देते हैं, उसी को प्रेशर फुट लिवर कहते हैं, लिफ्टर कहते हैं। ये पीछे लगा रहता है यहाँ, जिससे हम प्रेशर फुट को कंट्रोल करते हैं, अर्थात ऊपर व नीचे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बॉबिन कवर या फिर कैप, जिसमें हम बॉबिन रील डालकर सिलाई करते हैं, उसी को बॉबिन कवर या फिर कैप कहते हैं। नीडल बार जिसमें हम सिलाई सुई लगाते हैं, उसी को नीडल बार कहते हैं। फिट डॉग किसे कहते हैं? फिट डॉग को हम दांत भी कहते हैं। इसका काम कपड़े को आगे पीछे करता है। ये प्रेशर फुट के नीचे यहाँ रहता है और यहाँ से सुई आती है, सिलाई करती है, कपड़ा आगे पीछे होता है, इसी को हम फिट डॉग या फिर दांत भी कहते हैं। नीडल प्लेट, जहाँ से सुई अंदर जाकर बॉबिन रील से धागा बाहर लाती है, उसी को नीडल प्लेट कहते हैं। चंद्र आकार का होता है, ऐसे रहता है, एक यहाँ से कट रहता है और बाकी इधर रहता है, पूरा इधर वाला स्लाइड प्लेट कहलाता है, इधर वाला नीडल प्लेट कहलाता है। यहाँ पे एक गोल होल रहता है। नेक्स्ट देखते हैं फेस प्लेट। मशीन के सामने का प्लेट जो कवर का काम करती है और अंदर के पार्ट को गंदगी से बचाती है, उसे ही फेस प्लेट कहते हैं।
साइड प्लेट, जिसे सरका कर हम बॉबिन मशीन को लगाते हैं, अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, उसी को हम साइड प्लेट कहते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। मशीन को कितने भाग में बांटते हैं? तो मशीन को 4 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम सिलाई मशीन के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो श्रेय जाता है इलियास हॉवी को। और हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था, मैंने आपको कहा था इसके बारे में। हाँ, यहाँ मशीन का निर्माण कब और किसने किया था? तो 1790 ईस्वी में थॉमस शेंट ने किया था। लेकिन मशीन के आविष्कार का श्रेय जाता है इलियास हॉवी को। मशीन के आविष्कार का श्रेय जाता है इलियास हॉवी को। इनका जन्म 1813 में हुआ था, जबकि मशीन का आविष्कार हो चुका था 1790 में। इनका योगदान भी मशीन के क्षेत्र में काफ़ी रहा। इन्होंने बृहद स्तर पे मशीन के क्षेत्र में काम किया था 1830 ईस्वी में लगभग शायद। इनके प्रयास को भागीरथी प्रयास के नाम से भी जाना जाता है। और जो थॉमस शेंट ने जो काम किया था, उन्होंने स्टार्टअप कर दिया था मशीन बनाने का। नेक्स्ट देखते हैं, सिलाई मशीन के ऊपर मुड़े हुए भाग को कहा जाता है? तो जो सिलाई मशीन के ऊपर के मुड़े हुए भाग को क्या कहते हैं? तो बाहु कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्पूल पिन की विशेषता होती है कीलनुमा संरचना, स्टील से बना हुआ स्पूल पिन की तरह दिखता है। और पैर की एड़ी के समान वह धातु बना हुआ सिलाई मशीन का पुर्जा कौन होता है? तो उसे हम प्रेशर फुट बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया था ना, पैर की एड़ी की तरह प्रेशर फुट जो कपड़े के दबाने के काम आता है। नेक्स्ट है, प्रेशर फुट बार का मुख्य कार्य क्या है? तो कपड़े को दबाकर सिलाई करना। सिलाई टाके की लंबाई को नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो टाका नियामक द्वारा या फिर थ्रेड रेगुलेटर द्वारा। नेक्स्ट कुछ नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ मैंने सोचा था आप सबके लिए एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने का, वो भी पेड। अगर आप सब चाहते हैं हो तो मुझे मैसेज करें टेलीग्राम पे, जिसे चाहिए। अब हम आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलाई किट बॉक्स में निम्नलिखित में से किस एक वस्तु को नहीं रखा जा सकता है? तो सिलाई किट बॉक्स में निम्नलिखित में से किस एक वस्तु को नहीं रखा जा सकता है? तो सिलाई मशीन को, क्योंकि सिलाई मशीन नहीं आएगा। फीता आएगा, कैंची आ जाएगा, मिल्टन चौक आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में करा दिया है। आप सब इसको प्रैक्टिस के सेट पे कर सकते हैं, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। 1.25 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? पेंसिल, खड़िया, मिल्टन चौक या फिर किसी का भी नहीं। मैंने क्या बताया था? मिल्टन चौक। नेक्स्ट देखते हैं, कपड़ा काटने का उचित स्थान है हाथ में लेके हम कपड़ा काट सकते हैं क्या? गोद में लेके कपड़ा काट सकते हैं क्या? मेज़ या पटरे पे फैला के? ऑप्शन बी सही होगा। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो है चेस्ट सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं? कच्चा टाका, कच्ची टाका या फिर हेमिंग टाका या फिर सम कच्चा टाका। तो सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए हेमिंग टाका लगाते हैं।
कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए। तो कपड़ा काटने वाली कैंची की लंबाई कितना बताया था मैंने? 15 से 20 बताया था क्या? नहीं, 20 से 25 बताया था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? तो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता, कपड़ा गलत काटने की संभावना नहीं रहती, फिटिंग अच्छी आती है, या फिर ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों, कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता और कपड़ा गलत काटने की संभावना नहीं रहती। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मशीन में तेल क्यों डालते हैं? तो मशीन हल्की चलती है, चिकनी रहती है, कपड़े की सिलाई अच्छी होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो मशीन में तेल इसलिए डालते हैं क्योंकि मशीन हल्की चलती है। नेक्स्ट देखते हैं, साधारण वस्त्र सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए? 12, 16, 9 या 18? कौन सी नंबर की सुई लगानी चाहिए? तो साधारण वस्त्र सिलने के लिए मशीन में 16 नंबर की सुई लगानी चाहिए। छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से कौन से वस्त्र पहनने चाहिए? आड़ी धारी वाले, लंबी धारी वाले, फूलों तथा बड़ी पत्तियों वाले, 4 खानों वाले डिजाइन के? तो पहनने चाहिए लंबी धारी के, जिससे कि उनका कद लंबा हो, लंबा लगे। नेक्स्ट देखते हैं, परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है उचित एवं अच्छे अनुपात से, उचित एवं अच्छी लय से, अनुपात अच्छी अनुरूपता से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है उचित तथा अच्छे अनुपात से। नमी युक्त वस्तुओं पर लग जाती है फफूंदी, कीड़े, खमीर इत्यादि। तो नमी युक्त वस्तुओं पर लग जाती है, क्या लगती है? तो वो लगती है फफूंद। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, किस स्केल पर कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? तो संतुलन और लय, समानुपात, अनुरूपता, या फिर इनमें से सभी? तो किस स्केल पर कोई भी व्यक्ति अपने पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? तो वो है समानुपात एवं लय, समानुपात और अनुरूपता। तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ये मैं एक बुक से टेस्ट करा रही थी। आप सब ने कहा था मैम ऐसे ही पीडीएफ बना के रखिए, क्योंकि ऐसे पीडीएफ से पढ़ना इजी होता है, बट मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियो में देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप सब देख लीजिए, अगर आप लोग को ऐसे पीडीएफ चाहिए और इसी से ऐसे ही पढ़ना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे पढ़ा दूँगी। अभी जो कि मैंने ये पेज ऑन कर दिया है, तो इसमें के क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्याय 1 हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन के प्रक्रियाएँ निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे कूट में आंसर देना है, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना दूँगी। तो पहला है ए, डी और ई। मानव शरीर में प्रोटीन की प्रक्रियाएं निम्नलिखित है। तो उत्तकों की वृद्धि में रखरखाव, समुचित पीएच का रखरखाव, पोषक तत्वों का संवहन, सही विकल्प का ए, डी और ई। हाँ, पोषक तत्वों का संवहन, ये यहाँ से दूसरा है, पोषक तत्वों का संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके हम। यूरिक अम्ल है, तो यूरिक अम्ल है क्या है? वसा अम्ल, प्यूरिन, लिपिड या लाइपोसोम? तो यूरिक अम्ल एक प्यूरिन है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस अध्याय के क्वेश्चन, इसके पूरे कितने क्वेश्चन हैं देख लेते हैं एक बार। इसके पूरे 87 क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इसको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक पहुँचे। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मेरे सारे ही वीडियो और पीडीएफ मिल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।